ओके, चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स में स्वागत है आपका। और विरूर में रहेंगे आपके साथ। हमारे साथ इस शो में मानस जायसवाल और अमित सेठ बने हुए हैं। साथ ही सचिदानंद उतेकर और विकास सालुंखे भी जुड़ेंगे। उसके बाद एल्केमी कैपिटल के क्वांट हेड और फंड मैनेजर आलोक अग्रवाल होंगे और मार्केट टेक्निकल्स पर बात होगी कोटक सिक्योरिटीज़ के श्रीकांत चौहान से। गैस सप्लाई में कमी का किन शेयरों पर इम्पैक्ट आ रहा है ये समझेंगे नूपुर से। लेकिन उससे पहले एक नज़र ज़रा मार्केट पर डाल देते हैं। और अब मार्केट में ठीक ठाक रिकवरी आ रही है एक्चुअली लोअर लेवल से। 76,337 पर सेंसेक्स। मैं सेंसेक्स की बात पहले इसलिए कर रहा हूँ कि आज सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है। लेकिन निफ्टी भी लोअर लेवल से 150 पॉइंट के करीब रिकवर हुआ है। बैंक निफ्टी में भी अच्छी रिकवरी है। अब 550 पॉइंट नीचे इस समय बैंक निफ्टी आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप अभी भी नीचे हैं, लेकिन रिकवरी यहाँ भी है और एडवांस डिक्लाइन पहले के मुकाबले कहीं बेटर हुआ है। कुछ स्टॉक्स में अच्छी रिकवरी है, जैसे कि एशियन पेंट्स, BHEL, रिलायंस एक्चुअली इस रिकवरी को लीड कर रहा है। इसके अलावा आप एक बार जरा लेकर आइए SRF का चार्ट। हमने बात की थी स्टॉक की कि यहाँ पे कुछ एकदम से अच्छा मोमेंटम आया था और ये स्टॉक एकदम से अब डे हाई पर आ गया। देखिए 0.25% ऊपर इस समय ये आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। काफ़ी स्टॉक हैं जो अभी भी वीकनेस में हैं। हालांकि इंडसइंड बैंक अभी भी 4% नीचे, एम्बर एंटरप्राइजेस 0.4%, भारत फूड ऑलमोस्ट 0.4%, इटर्नल, जुबिलेंट फूडवर्क, संवर्धन मदरसन, महिंद्रा एंड महिंद्रा, TVS मोटर। लिस्ट लंबी है एक्चुअली अभी भी जो गिरने वाले स्टॉक्स हैं उनकी। लेकिन एक सेंस ऑफ थोड़ी सी रिकवरी तो एटलीस्ट मार्केट में आपको दिखाई देगी। वीरू जी हाँ, थोड़ी सी रिकवरी प्ले होती हुई निफ्टी बैंक और सेंसेक्स को देखिए आपकी स्क्रीन पे, वो रिकवरी स्क्रीन पे विजिबल है। खैर चलिए अभी काम करते हैं। आपने अब तक की पूरी समरी को समझ ही लिया। मेहमानों से बातचीत करते हैं। मानस जी और अमित से जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके विकास जी और सचिन जी जुड़ चुके हैं। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सचिन जी, आपके 2 ट्रेड्स क्या हैं इस वक्त के? गुड मॉर्निंग वीरू जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। वीरू जी, रिकवरी के लिए खेलना है। मुझे लग रहा है एक अच्छा स्टेबल प्राइस एक्शन है यहाँ पर निफ्टी बैंक दोनों पर। एंड जिस तरीके से जिस कॉन्फिडेंस से रिलायंस, HDFC बैंक और ICICI बैंक के लोज मेंटेन हुए हैं, मुझे लग रहा है रिकवरी काफी ड्यूरेबल होगी। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है बैंक्स में से कोटक महिंद्रा बैंक पिछले 10 दिनों से अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के एक्सट्रीम एंड पे ट्रेंड हो रहा था। जिस तरीके से डेटा है अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट जोन के आसपास आ चुका है। इसका जो 200 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट है वो 275 के आसपास, 375 के आसपास प्लेस था। वहीं से मुझे लग रहा है एक अच्छी रिकवरी बन रही है। तो यहाँ पर एक स्वीट बाउंस बैक के लिए मुझे लग रहा है फ्रेश लॉन्ग पोजीशन डिप्लॉय किए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस ऑन द लोअर साइड 372 पे लगाना है आपको क्लोजिंग बेसिस पे एंड एक्सपेक्ट करना है एक रैली टुवर्ड्स 394। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी कोटक महिंद्रा बैंक के फ्यूचर्स में। जो सेकंड पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ है जहां पर एक सस्टेन्ड अपमूव नजर आ रही है वो स्टॉक है टाटा पावर का। यहाँ पर भी जिस तरीके से पिछले 7 महीनों के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है, एक वी पैटर्न ब्रेकआउट है वीकली चार्ट्स पर भी, एंड एक सस्टेन्ड हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस यहाँ पर नजर आ रही है। मुझे लग रहा है ये मोमेंटम लगभग अराउंड 410 तक भी एक्सटेंड होगा। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग अभी भी डिप्लॉय करने की सलाह होगी। टाटा पावर के फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस आपको 388 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड पोजीशंस को 410 के आसपास रिव्यू करना है। ओके, टाटा पावर। अच्छा, पावर स्पेस में अच्छी काफ़ी स्ट्रेंथ नजर आ रही है वाकई। अच्छा, अभी काम करते हैं, अगले ट्रेड्स को पिक करते हैं। ये सचिन जी के 2 ट्रेड हो गए। विकास जी गुड मॉर्निंग, आपके 2 ट्रेड्स करेंगे। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो ओवरऑल थोड़ा सा पुल बैक रैली यहाँ पे देखने मिल सकती है। JSW एनर्जी यहाँ पे मुझे स्ट्रांग लग रहा है। 495 के आसपास ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। 512 के टारगेट मुझे यहाँ आते हुए देखने मिल रहे हैं और 487 का एक इम्पोर्टेंट इंट्राडे में एक बेस बन चुका है। तो 487 के स्टॉप लॉस से JSW एनर्जी को बाय करना है 512 के टारगेट के लिए। दूसरा बाइंग मेरा HDFC बैंक रहेगा जो ओवरसोल्ड जोन में ऑलमोस्ट इंटर हो चुका था, वहां से वापस एक अपमूव यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो जो मोमेंटम इंडिकेटर है यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो HDFC बैंक यहाँ पे बाय करना है। नीचे में 820 का जो आज का डे लो है उसका स्टॉप लॉस लगा के 860 के टारगेट मुझे HDFC बैंक में आते हुए देखने मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है ओवरऑल यहाँ पे एक अच्छा अपमूव यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो दूसरा कॉल HDFC बैंक बाय रहेगी। ओके, HDFC बैंक की 35 एक रिवर्सल को आप खेलते हुए यहाँ पर विकास जी और सचिन जी के ट्रेड्स हो गए। मानस जी गुड मॉर्निंग वंस अगेन, आपके 2 ट्रेड्स।
गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। तो देखिए, ऑयल इंडिया पे खरीदारी करनी है, जहां पर स्टॉक ने कल 10-22 मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया। स्टॉप लॉस लगाएंगे 482 का, टारगेट सेट करेंगे 502 रुपए के। जो सेकंड रिकमेंडेशन है वो सेल रिकमेंडेशन है। मारुति में बिकवाली करनी है, लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है, एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो मारुति में 13,400 का स्टॉप लॉस से बिकवाली करने का ट्रेड लेना है, टारगेट सेट करने हैं 12,800। ओके, चलिए अब अमित जी की ट्रेड बाकी है। अमित जी बताइए आपकी 2 ट्रेड्स। जी अनुज जी, पहला रहेगा एनटीपीसी। एनटीपीसी का जैसे हमने डिस्कस किया, स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। 381 के लगभग इसका प्राइस है। स्टॉप लॉस रहेगा 376 का, टारगेट्स रहेंगे 390 के। दूसरा ट्रेड रिपीट ट्रेड ही रहेगा कोल इंडिया का। कोल इंडिया का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। इसे बाय करें। 445 का स्टॉप लॉस रहेगा और 460 के टारगेट्स रहेंगे। ओके, मीनवाइल एक बार जरा एचडीएफसी बैंक लेकर आइए, देखते हैं जरा एचडीएफसी बैंक। अभी अभी ग्रीन में आया एचडीएफसी बैंक, ये देखिए थोड़ी सी रिकवरी है यहाँ पर। रिलायंस में तो अच्छी खासी रिकवरी है ही, अब थोड़ी सी एचडीएफसी बैंक में रिकवरी आई और इस वजह से बैंक निफ्टी जो है एचडीएफसी बैंक की वजह से लोअर लेवल से थोड़ा सा अब ऊपर आया है। और देखिए आज का लो था 54,760 और अब हम 55,150 पर। चलिए अब थोड़ी सी लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए एल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट के क्वांट हेड और फंड मैनेजर आलोक अग्रवाल जुड़े हैं हमारे साथ। गुड मॉर्निंग आलोक। ये मार्केट में इस समय जो पैनिक है, इससे आप कैसे मतलब हैंडल कर रहे हैं? क्या साइडलाइंस पर हैं या कैश डिप्लॉय कर रहे हैं इस मार्केट में, और अगर हाँ तो किन स्पेसेस में? हाय, गुड मॉर्निंग अनुज। यस, ये जो वॉर चल रही है, भले ही थोड़ी एंटिसिपेटेड थी, लेकिन इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी और इतनी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होगी, ये शायद अनुमान मार्केट ने नहीं लगाया था, जिसकी वजह से करेक्शन थोड़ी एक्सटेंडेड हो गई है। हमारे जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स हैं, उनमें जनरली हम कैश कॉल्स तो नहीं लेते, लेकिन जहाँ पे विजिबिलिटी बेटर होती है सेक्टर्स एंड स्टॉक्स की, वहाँ डिप्लॉयड रखते हैं। इस मार्केट में बिफोर द वॉर ऑल्सो जो ग्रोथ के एस्टिमेट्स हैं वो बहुत सेगमेंट्स में बहुत लिमिटेड हो गए थे। तो जिन सेगमेंट्स में ग्रोथ विजिबिलिटी अच्छी थी और अभी भी अच्छी बरकरार है, वहां हमारा डिप्लॉयमेंट है। जैसे कि सबसे ज्यादा पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस जो है वो मेटल सेगमेंट में है, जहां पे ग्रोथ नंबर्स काफी बेटर हैं। उसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज में पीएसयू बैंक्स एंड कैपिटल मार्केट्स बेटर कर भी रहे थे एंड आगे भी अच्छे करने के अनुमान है। लेकिन एक सेक्टर में जो की डेटा हम क्लोजली वॉच कर रहे थे वो थी डिपॉजिट ग्रोथ और क्रेडिट ग्रोथ। बहुत अरसे के बाद ये दोनों नंबर 12% के ऊपर आ चुके हैं, जबकि क्रेडिट कॉस्ट लोअर है। ऐसे समय में जब बोथ डिपॉजिट ग्रोथ और क्रेडिट ग्रोथ इंप्रूव हो रही थी, ऐसे में जब ये करेक्शन आ रहा है तो रिस्क रिवॉर्ड इस पूरे सेक्टर में काफी बेटर हो गया है। तो बोथ पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स बेटर हैं। एंड इनके अलावा जो कैपिटल मार्केट स्पेस और बैंकिंग स्पेस के अलावा एंड देन आती है आपके पावर सेगमेंट। तो पावर सेगमेंट में राइट फ्रॉम जनरेशन, स्पेशली इन द ट्रांसमिशन स्पेस, चाहे वो ट्रांसफार्मर्स हो, चाहे टर्बाइंस हो, चाहे एसवीडीसी लाइंस हो, इन सेगमेंट्स में ग्रोथ काफी अच्छी है। रेस्ट जितने भी बाकी सेक्टर्स हैं उनमें ज्यादा ग्रोथ आना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। तो जब तक उनकी ग्रोथ विजिबिलिटी ना बढ़े तो उनमें ज्यादा पॉजिटिव व्यू लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ओके, अच्छा, बैंक्स और फाइनेंशियल्स की आपने बात की। अब अगर क्रूड इस वॉर की वजह से 150 क्रॉस कर जाए, ईरान तो कह रहा है 200 पहुंचा देंगे हम, अगर 150 क्रॉस कर गया, भले ही वो मोमेंटरी हो, तो कितनी बड़ी करेक्शन का रिस्क आपको लगता है मार्केट में और इवन फाइनेंशियल स्पेस में? देखिए अनुज, स्पेशली इंडिया की केस में बड़े अजीब सी दिक्कत है। रफली जो हमारी एनुअल कंजम्पशन होती है क्रूड की, उसमें हम रफली 88% के आसपास इंपोर्ट करते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग करीब 5 मिलियन बैरल्स पर डे की हम लोग इंपोर्ट करते हैं। अगर अभी 150 का डॉलर का रेट अगर पहुंच जाता है, जो कि बहुत बहुत हाई नंबर है, ऐसे में पूरे फाइनेंशियल्स जो बैलेंस शीट है गवर्नमेंट की भी, वो काफी हद तक बिगड़ सी जाती है, चाहे वो डेफिसिट्स हो चाहे इन्फ्लेशन हो। ऐसे में रेट्स भी हायर जाते हैं और साथ ही साथ जो क्रेडिट ग्रोथ है वो भी थोड़ी कम हो सकती है एंड थोड़े थोड़े क्रेडिट कॉस्ट भी आ सकते हैं, बिकॉज जिनको लेंड किया गया उनके बिजनेसेस सफर कर सकते हैं। तो ऐसे केस में लेवरेज ट्रेड्स को थोड़ा कम करना होता है। तो अगर ये जो हायर रेट्स हैं क्रूड के, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके वजह से एफआईज भी सेल कर रहे हैं एंड फाइनेंशियल्स में ज्यादा सेलिंग देख भी रहे हैं हम। लेकिन ऐसे केस में फाइनेंशियल्स भले लीड कर ले थोड़ा फॉल को, एग्जैक्ट नंबर बोलना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारा मानना है दैट ऑलरेडी अंडर परफॉर्म कर रहे थे और डाउनसाइड यहाँ से थोड़े लिमिटेड होने चाहिए।
एक दो दिन भले ही और $150 जाने पर एक्स्ट्रा करेक्शन आ सकते हैं, बट अगर वो एक्स्ट्रा करेक्शन बाइंग अपॉर्चुनिटी होंगी। आलोक जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ मैं। और स्क्रीन पर जो चीज़ नज़र आ रही है, जो विजिबल है, जिसे कहते हैं ना भाव बोल रहा है, वो पावर थीम पे बाजार लैच ऑन कर रहा है, आई मीन वाइट गुड्स पे। और एक और थीम, जिसे थीम का इनफैक्ट वो स्पेस बहुत स्ट्रांग है और उसको आप शायद रिलेटिव स्ट्रेंथ कह सकते हैं, दैट्स मेटल्स, है ना। ये दो तीन थीम बहुत अच्छी कर रही हैं अभी भी। इन तीन थीम्स पे आपका व्यू क्या है, और इनमें से सबसे मतलब स्ट्रांग कन्विक्शन आप किस पे होल्ड करते हैं? ये तीनों थीम स्ट्रांग हैं एंड इनमें सबसे हायर कन्विक्शन तो डेफिनेटली मेटल स्पेस पे है। मेटल स्पेस स्पेशली जो नॉन फेरस स्पेस है, जिसमें से आपके सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम ये सब इसमें आते हैं। इनमें डिमांड काफी काफी स्ट्रक्चरली हाई है और ये सारे सेगमेंट्स काफी हद तक डेफिसिट में जा चुके हैं। तो जब कमोडिटीज के अंदर में जो कमोडिटीज डेफिसिट में हो जाए, जबकि डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो और डिमांड काफी हद तक इनइलास्टिक हो, ऐसे केस में वो कमोडिटीज काफी अच्छा कर जाते हैं। तो जो हमारी कमोडिटी ऑलमोस्ट एक सुपर साइकिल चल रही है, लेड बाय पावर डिमांड। इनमें से बहुत सारी चीजें पावर के ग्रिड रिन्यूअल्स में, ईवीज में, एआई के कंस्ट्रक्शंस में और फोटोवोल्टिक सेल्स में, इन सब में लगते हैं। तो इनकी डिमांड बहुत इनइलास्टिक है। इनकी डिमांड जोर से बढ़ रही है, लेकिन इनका सप्लाई बढ़ाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए सबसे ज्यादा पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस बन गया है इस मार्केट में, ग्लोबली भी एंड लोकली भी। तो ये मेटल स्पेस पे डेफिनेटली व्यू हाईएस्ट पॉजिटिव है। सेकंड, आपने जो सेक्टर्स कहे उनमें सेकंड आते हैं पावर सेक्टर। पावर सेक्टर में अमंग अदर थिंग्स जो ग्लोबली भी हम देख रहे हैं, एआई के ग्रोथ के वजह से जहां इतना बड़ा कैपेक्स $800 बिलियन कैपेक्स अनाउंस कर चुकी है यूएस कंपनीज ने, उनमें बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए बहुत हायर पावर चाहिए होता है। और उस पावर सेगमेंट में जो जो चीजें शॉर्ट सप्लाई में हैं, जिसकी ग्रोथ रेट ज्यादा आ सकते हैं, वो सेगमेंट्स में हम काफी पॉजिटिव है। इसलिए मैंने कहा था जैसे ट्रांसफॉर्मर्स हैं, एचवीडीसी लाइंस हैं या टर्बाइंस हैं, ये सेगमेंट्स में हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है। थर्ड आते हैं आपके जो आपने कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का कहा। लास्ट ईयर इनके नंबर्स उतने अच्छे नहीं थे, तो ऑलरेडी ये लोअर बेस से आ रहे हैं। लास्ट ईयर पावर डिमांड भी उतनी हाई नहीं थी क्योंकि गर्मी उतनी ज्यादा नहीं पड़ी थी। इस साल उल्टा हो रहा है, हमने ऑलरेडी देखा लास्ट कुछ दिनों में काफी हद तक टेम्परेचर्स बढ़े। एंड ऐसे केस में लोअर बेस प्लस हायर टेम्परेचर की वजह से लोकली भी पावर डिमांड बढ़ रही है एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की डिमांड भी बढ़ रहा है। तो इन सेगमेंट्स में तीनों पे व्यू पॉजिटिव है, हाईएस्ट स्ट्रक्चरल पॉजिटिव ऑन मेटल्स। ओके, हाईएस्ट कन्विक्शन इन मेटल्स। चलिए, तो बहुत सारे स्पेस हमने एक एक करके अगर आप देखें आलोक जी के साथ इस बातचीत में अब तक छेड़ लिए हैं। अच्छा आलोक जी, अब बाजार जहाँ जहाँ से अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट कर रहा है, और एक फीलिंग ऐसी आ रही है कि वो तो ना, आई मीन कि चलिए यार यहाँ प्रॉफिट में है तो इसको समेट लेते हैं। और अगर आप लास्ट 6 महीने के फेस को देखें तो उसमें थे पीएसयू बैंक्स और एक था ऑटो। अब पीएसयू बैंक्स अनवाइंडिंग मोड में है, अब ऑटो भी अनवाइंडिंग मोड में है। बट इस प्राइस पे क्या इट्स टू लेट टू सेल नाउ ऑटो? और अगर किसी के पास लिक्विडिटी है तो ऑटो को चेज करने पर आपका व्यू क्या है? कब करना चाहिए चेज ऑटो को इस वक्त? ऐसे केस में आपने जैसे कहा दोनों सेक्टर अच्छा कर रहे थे और दोनों में करेक्शन है, लेकिन फ्यूचर में ग्रोथ विजिबिलिटी पीएसयू बैंक्स की काफी बेटर है कंपेयर टू ऑटो। ऑटो सेक्टर डेफिनेटली अमंग अदर थिंग्स, क्रूड ऑयल के बढ़ने पर जब भी हमारे यहाँ लोकली पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ते हैं, उसके डिमांड पे जरूर इम्पैक्ट आता है। सेम टाइम पे जब मेटल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कार्स की बढ़ेगी। हमने देखा जो न्यू लॉन्चेस हुए हैं कार्स के, वो कोई बहुत हाई प्राइसेस पे नहीं हुए हैं, वो अपने प्रीवियस मॉडल से भी बहुत हायर प्राइसेस पे नहीं हो रहे, जो बताता है कि डिमांड बहुत ज्यादा हाई नहीं है। तो ऐसे केस में जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही हो और आप बहुत ज्यादा पास ऑन नहीं कर पा रहे हो, इस केस में उस सेगमेंट की ग्रोथ विजिबिलिटी एंड मार्जिन विजिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो गिरते मार्केट में भी हमारे हिसाब से पीएसयू बैंक्स काफी बेटर है एज कम्पेयर टू ऑटोज। ओके, अच्छा, एक स्पेस जहाँ पर इस वॉर से पहले ही प्रेशर था वो थी आईटी, और जो एआई का पूरा मामला था, अब सारे के सारे आईटी स्टॉक्स मल्टी ईयर लोज पर हैं और वैल्यूएशन जो हैं वो ऑलमोस्ट कोविड टाइम्स पे पहुंच चुके हैं। ऐसी गिरावट लास्ट हमने 2004 में देखी थी। आप यहाँ पर निबलिंग कर रहे हैं या फिर अभी अवॉइड है ये सेक्टर? तो अनुज, आईटी सेक्टर अब हमारा काफी टाइम से अवॉइड पे चल रहा है, अंडरवेट पे चल रहा है
और अभी भी इनकी ग्रोथ विजिबिलिटी तो बिल्कुल इंप्रूव नहीं हुई है। हालाँकि यस, ये जो लास्ट 2 हफ्ते के करेक्शन रही है वॉर में, बिकॉज़ आईटी से को थोड़ा डॉलर से भी फ़ायदा होता है और ज़्यादा कोई नुकसान ऑयल से नहीं है। इस वजह से वो भले ही उतना ना गिर रहे हों, लेकिन इनकी ग्रोथ विजिबिलिटी बहुत पुअर है। ऑलरेडी हमने देखा था पिछले क्वार्टर में भी जो लीडिंग 2-3 कंपनियाँ, उन्होंने तो ऑलरेडी प्रॉफिट डिक्लाइन दिखाना चालू कर दिया था। तो जहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ ही ना हो और अगर आने वाले टाइम में कहीं डिक्लाइन भी आ जाए, तो ऐसे केस में उन पे एक कंस्ट्रक्टिव व्यू और एक पॉजिटिव व्यू बनाना बहुत मुश्किल है। तो अभी भी हमारा व्यू ऑन आईटी तो काफ़ी नेगेटिव है, लेकिन इस करेक्शन के बाद बहुत क्लोज़ली वॉच कर रहे हैं कि अगर उनमें कोई पॉजिटिव टर्न अराउंड आ सके, तब पॉजिटिव स्टांस लेंगे। एज़ ऑफ नाउ तो नेगेटिव है। एज ऑफ नाउ नेगेटिव हैं। डिफेंस पर क्या व्यू है अब? डिफेंस लॉन्ग टर्म डेफिनेटली पॉजिटिव है। हमने देखा है दैट ग्लोबली ऑलरेडी 2.5 से 3.25% ऑफ जीडीपी सारे कंट्रीज खर्च कर रहे हैं। ऐसे केस में जबकि वॉर्स आए दिन कोई ना कोई जगह में वॉर हो ही रही है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ रहे हैं, तो ये जो स्पेंडिंग है हर गवर्नमेंट की और सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए भी, ये जो 2.5-3% ऑफ जीडीपी स्पेंड कर रहे हैं, हमारा अनुमान है कि आने वाले सालों में ये 5 से 6% तक पहुंच सकते हैं। एट द सेम टाइम जब ये कोल्ड वॉर का समय भी हुआ करता था कुछ पहले, तभी भी अराउंड 6% ऑफ जीडीपी कंट्रीज स्पेंड करती थी। तो हमारा मानना है दैट ग्लोबली ये जो डिफेंस का एलोकेशन है, ये लगातार बढ़ते जाएगा अगले 10 साल भी। एंड इसीलिए सेगमेंट एक लंबे अवधि के लिए काफ़ी अच्छा सेगमेंट है। जब इस सेगमेंट में फॉल दिखाए, वो एक बाइंग अपॉर्च्युनिटी है। डेफिनिटली अभी इस वॉर की वजह से थोड़ी इसमें छाल भी आई है, बट व्हेनेवर इसमें थोड़ी भी साइडवेज या डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, ये सेगमेंट बड़ा अच्छा है निकले 10 सालों के लिए। अच्छा आलोक जी, आप स्टॉक स्पेसिफिक नहीं हो पाएंगे और ये लाजमी है, बट हमारी एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरी जिसने 23 से 24, 24 से 25 में पैसा बना के दिया, वो थे न्यू एज स्टॉक्स। लेकिन हालिया कुछ निर्णय इन न्यू एज स्टॉक्स की कंपनियों के शीर्ष ने जो लिया, उससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अगर आप देखें हिल गया है। और सडनली अगर आप देखें, मेरे ख्याल से जो लीडिंग 3-4 स्टॉक्स थे वो कोलैप्स होकर मल्टी ईयर लो पर आ गए हैं। आपका टेक क्या है इस पर? मेरा इशारा आप समझ ही गए होंगे। बिल्कुल। देखिए, न्यू एज स्टॉक्स में पहले पहले भी हम लोग बात कर रहे थे, उनमें इम्पोर्टेंट चीज़ देखने के लिए ये थी कि उनमें से कौन है जो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है, एंड सेकेंडली प्रॉफिटेबल होने के बाद प्रॉफिट तो ग्रो कर भी रही है, साथ ही साथ मार्केट शेयर भी गेन कर रहे हैं। ये लिस्ट करते ही ऑलरेडी फिल्टर्स काफ़ी छोटे हो जाते हैं। उसके बाद आई ये एआई का डर कि एआई की वजह से इनमें से कौन-कौन से सेगमेंट्स हैं जिनके बिज़नेस को वो इम्पैक्ट कर सकता है। ये भले फ़ियर है, राइट नाउ वो फ़ियर अनफाउंडेड भी कह सकते हैं, इसका कोई प्रूफ़ सामने नहीं है। लेकिन जहाँ-जहाँ वो फ़ियर हायर रहा, जैसे कि ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग वगैरह में देखें, तो वहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट आया। लेकिन अगर हम फूड डिलीवरी या पेमेंट्स में देखें, इम्पैक्ट अभी बहुत ज़ोर से नहीं आया। लगता नहीं है कि इतना आसान नहीं होगा कि कोई एक एआई आके उसको ज़्यादा ज़ोर से डिस्टर्ब कर दे। बट फ़ियर फैक्टर एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से करेक्शंस आ जाते हैं। तो इनमें से जो सेगमेंट्स हैं, जैसे फूड डिलीवरी एंड पेमेंट साइड, जिनमें जो लीडिंग कंपनीज़ हैं, जो प्रॉफिटेबल भी है और मार्केट शेयर गेन भी कर रहे हैं, उन पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। हमारे हिसाब से ये डिप्स जो आई हैं, जो करेक्शंस आए हैं, वो एक अपॉर्च्युनिटी है। लेकिन बाकी जो सेगमेंट्स गिर गए, जिनमें ऑलरेडी प्रॉफिट नहीं थी या वैल्यूएशन ज़रूरत से ज़्यादा हाई थे और ग्रोथ भी उतनी हाई नहीं थी, वहाँ पे हम अभी भी गिरावट में पॉजिटिव व्यू नहीं रख रहे। ऑल राइट, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड फॉर योर टाइम टुडे आलोक जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेस्ट एशिया वॉर के चलते गैस सप्लाई में कमी से इंडक्शन कुकटॉप के शेयरों में काफ़ी एक्शन बढ़ गया है। देखिए, हालांकि आज प्रॉफिट बुकिंग आ रही है हायर लेवल से। नूपुर समझते हैं कि इम्पैक्ट क्या है इन स्टॉक्स पर। नूपुर बताइए। बिल्कुल, गैस की जो दिक्कतें नज़र आ रही है उससे पूरे इकोसिस्टम पर एक इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। जैसे जैसे दिन निकल रहे हैं वैसे ही यहाँ पे जो है कमर्शियल सप्लाई में इम्पैक्ट देखने को मिला है। काफ़ी सारे सेक्टर्स और काफ़ी सारे स्टॉक्स जो है वो फोकस में आते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ के लिए नेगेटिव है और कुछ के लिए पॉजिटिव भी है। शुरुआत करते पहले खबर से, जहाँ पे इंडस्ट्रियल और जो कमर्शियल ग्राहक है उनकी सप्लाई में कटौती हुई थी। होटल, रेस्टोरेंट और क्लाउड किचन पर देखें तो इसका एक बड़ा असर देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है इन कंपनीज के लिए बढ़ने की
आशंका है, जिसकी वजह से इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। सिटी गैस कंपनीज ऑब्वियसली उनके वॉल्यूम्स इम्पैक्ट होंगे तो यहाँ पे नज़र रखी हुई, यहाँ पे जो है वो स्टॉक्स में इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ होटल्स, रेस्टोरेंट्स, उन पर भी इम्पैक्ट आने वाला है, क्योंकि होटल्स जो है काफ़ी सारे मैनेजमेंट्स अब ओपनली बोल रहे हैं कि इनकी वजह, सप्लाई की वजह से इलेक्ट्रिक किचन पर तो वो स्विच हो जाएंगे, लेकिन उसकी वजह से 30 से 40% उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, और अगर ये कॉस्ट बढ़ती है तो इतना कस्टमर को पास ऑन करना डिफिकल्ट है, और यही उनकी बुक्स में भी आपको नजर आएगा। दूसरी तरफ गिग वर्कर्स जो क्लाउड किचन से या रेस्टोरेंट से आपके घर तक खाना पहुंचाते हैं, अगर क्लाउड किचन में ही दिक्कत है, रेस्टोरेंट में ही दिक्कत है, तो ऑर्डर्स कम हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, और इनके भी इन वर्कर्स के लिए भी नेगेटिव खबर है, और जिसकी वजह से जोमेटो, स्विगी देखें तो ये दोनों स्टॉक्स भी आपको फोकस में नजर आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ पॉजिटिव खबर है, इंडक्शन, इलेक्ट्रिक कुकवेयर वाली कंपनीज जो मैन्युफैक्चर करती है उनके लिए पॉजिटिव खबर है। 2-3 दिन से लगातार इन स्टॉक्स में एक पॉजिटिव मूव देखने को मिल रहा है। इनकी ऑलरेडी जो इन्वेंट्री है वो स्टॉक आउट होती हुई नजर आ रही है। हालांकि 2-3 दिन में 30 से 40% डिमांड इंक्रीज इन प्रोडक्ट्स में देखने को मिली थी। अब अगर इंडक्शन बढ़ेगा तो पावर डिमांड भी आपको बढ़ती हुई नजर आएगी, तो पावर स्टॉक्स भी आज फोकस में। पर सर एक इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि बड़े शहरों में तो इलेक्ट्रिक पे स्विच हो जाएंगे, लेकिन जो छोटे शहर है टियर 2 और टियर 3, उनके रेस्टोरेंट स्विच नहीं हो पा रहे हैं और वो ट्रेडिशनल की तरफ जा रहे हैं, तो वो गोबर के जो उपले होते हैं उसकी डिमांड और उसकी प्राइसेस भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। चलिए, खैर लेट्स वेट एंड वॉच। ये क्राइसिस होपफुल ज़्यादा लंबे समय तक ना चले। नूपुर, बहुत बहुत शुक्रिया ये पूरी की पूरी एक एनालिसिस सामने रखने के लिए। वीरू, आगे बढ़ें फिर शो में। बिल्कुल अनुज, अब श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटी से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। श्रीकांत, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। श्रीकांत, आप इस वक्त मार्केट पे क्या व्यू रखते हैं और क्या चीज कर रहे हैं शॉर्ट और लॉन्ग साइड पे? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग अनुज जी। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है वो काफी अच्छा करेक्ट हो चुका है। थोड़ा और करेक्शन भी हो सकता है क्योंकि न्यूज फ्लो काफी अनसर्टन है, बट हमें देखना है कि हम कौन से लेवल पे आके खड़े हैं। और 23,500 ये मार्केट का 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल है ऑफ द एंटायर रैली। जो हमने टैरिफ के बाद जो लोज लगाए थे मार्केट ने 21,750 के, उसके बाद जो रैली हुई थी 26,375 तक, उसका रिट्रेसमेंट निकालेंगे तो हम 61.8% पे आ चुके हैं, यानी कि काफी अच्छा करेक्शन हो चुका है। इसके साथ साथ अगर हम 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग के बेसिस पे अगर मल्टीपल्स के बैंड्स को देखेंगे तो हम 16.5 टाइम्स पे आ गए हैं 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग्स के बेसिस पे। तो मुझे लगता है कि ये जो 23,500 से लेकर 23,000 का रेंज रहेगा, ये बहुत ही अट्रैक्टिव रहेगा फॉर लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स। फॉर ट्रेडर्स मुझे लगता है कि 23,500 अभी काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। 23,500 के नीचे हम कुछ और फ्रेश इंडेक्स में शॉर्ट की पोजीशन सर्च करेंगे। अभी करंट लेवल्स में मुझे लगता है कि हमें थोड़ा मिक्स रहना चाहिए, कुछ लॉन्ग के बेट्स बनाए, कुछ शॉर्ट के बेट्स बनाए, वैसे कुछ स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। जब टेक्निकल एनालिस्ट प्राइस टू अर्निंग की बात करने लगे तो समझ लीजिएगा कि जनाब चार्ट पे बहुत दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों श्रीकांत जी, गलत तो नहीं कह रहा हूँ? नहीं वीरेंद्र जी, इनफैक्ट अब देखिए, वही होता है जो फंडामेंटल टेक्निकल एनालिस्ट की बातें करता है कि दैट मींस समझ लेने का कि मार्केट बहुत खराब हो चुका है, और जब टेक्निकल एनालिस्ट फंडामेंटल्स की बातें करने लगेगा तो समझ लेने का कि मार्केट भी एक लेवल पे है। लेकिन देखिए, पी बैंड्स तो मुझे लगता है हमेशा हर एक एनालिस्ट को देखना चाहिए। प्राइस बैंड्स जो होते हैं बहुत अच्छे वर्क करते हैं। 20 टाइम्स के मल्टीपल्स पे मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि मार्केट जब आता है तब एक रेंज के अंदर आ जाता है और हमेशा उसमें कंसिस्टेंटली लोअर टॉप लोअर बॉटम की सीरीज एस्टेब्लिश होने की शुरुआत हो जाती है। और 16 टाइम्स में मैंने देखा है कि मार्केट कहीं ना कहीं एक डेड कैट बाउंस या बहुत ही बड़े शार्प बाउंस बैक में कन्वर्ट होता है। तो इसीलिए मैं अभी 16 to 16.5 टाइम्स के रेंज में काफी एक्टिव रहूंगा, अलर्ट रहूंगा, और जो अच्छे स्टॉक्स रहेंगे उन्हें रिकमेंड करने के लिए मैं काफी एग्रेसिव रहूंगा। श्रीकांत जी, गुड मॉर्निंग। स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स क्या रहेंगी आज आपकी? गुड मॉर्निंग अनुज जी। तो मुझे लग रहा है करंट लेवल से भारती एयरटेल, ये मुझे अच्छा लग रहा है। वैसे रिलायंस पे तो ऑलरेडी हमने एक लॉन्ग टर्म एक पोजिशनल लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट किया हुआ है। 1350 के स्टॉप लॉस के साथ रिलायंस को लॉन्ग रखा हुआ है। टारगेट्स रखे 1450 1475 के। करंट लेवल्स पे मुझे लगता है भारती एयरटेल को खरीदना चाहिए। 1808 1810 के करीब ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। काफी स्टेडीली वापस एक बार 1850 1875 के लेवल्स दिखा सकता है। 1790 का हमें स्टॉप लॉस रखना है। और इसके अलावा अगर कुछ शॉर्ट करना है तो इंडसइंड बैंक को शॉर्ट कर सकते हैं 830 835 के रेंज में। ये स्टॉक लगता है हमें 810 800 के लेवल्स दिखा सकता है।
ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। मार्केट रिकवरी है लेकिन बहुत ही फीबल और भरोसा करना बहुत मुश्किल है किसी भी रिकवरी पर। 696 तक गए, वहाँ से फिर थोड़ा सा इस समय नीचे फिसलते हुए इस शो को समेट रहे हैं। इसके बाद शेयर और कंचन के साथ आप देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन।